Hello students, this is the 10th part of unit number 8, the D and F block elements. Last lecture में हमने color formation के बारे में discuss किया था. So now let's continue. So the next topic, that is formation of complex compound. Now complex compounds are those in which the metal ion, it binds a number of anions or neutral molecules, giving complex species with characteristic property. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें क्या होता है कि जो ट्रांजिशन के मेटल आयन्स है ना, ट्रांजिशन के जो मेटल है उनके जो आयन्स हैं, मेटल आयन्स क्या करते हैं, ये अनायन या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाते हैं या तो बाइंड कर जाते हैं आपस में. अब ये उनके साथ बाइंड करके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स स्पीशीज. ठीक है, मेटल आयन और अनायन या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपस में बाइंड किए और क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स स्पीशीज. ये जो कॉम्प्लेक्स स्पीशीज होता है इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है. जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया है कुछ कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ का, लाइक FeCN6 3 माइनस, FeCN6 4 माइनस, CuNH3 4 2 प्लस, देन PtCl4 2 माइनस. इन सारे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में आप नेक्स्ट यूनिट में पढ़ोगे, दैट इज़ अबाउट द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, इतने सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना रहे हैं, ये किस रीज़न की वजह से बना रहे हैं. सो द ट्रांजिशन मेटल्स दे फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ड्यू टू दीज 3 रीजन्स. सबसे पहला है कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द मेटल आयन. जो मेटल का आयन है उसका कंपैरेटिव साइज जो होता है वो छोटा होता है, इट इज़ स्मॉलर. ठीक है. नेक्स्ट है हाई आयोनिक चार्ज, जो चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा. देन कम्स द अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन. ट्रांजिशन मेटल्स इतने खास क्यों है, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल है, राइट. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स है यहाँ पे, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन हो पा रहा है. सो सबसे पहला है स्मॉलर साइज, देन हाई आयनिक चार्ज, एंड लास्टली द अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स. नाउ नेक्स्ट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज. The catalytic property is ascribed to the ability to adopt multiple oxidation states and to form complexes. जो catalytic property है ये हो पाती है due to this multiple oxidation state power, because इनके पास variety है जैसा हम जानते हैं oxidation states बताने की. So क्योंकि ये multiple oxidation states को adopt कर सकते हैं, उनके पास capacity है. एंड दूसरा एक adsorption theory भी है इनमें, इसकी वजह से दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है. अब कैटालिटिक प्रॉपर्टी मतलब आपने काफ़ी रिएक्शंस में भी देखा होगा, हम कई बार कुछ जैसे अमोनिया का हम जो रिएक्शन लिखते हैं, N2H2 गिव्स NH3. ओके, सो हम इससे कुछ इस वे में लिखते हैं, ओके दिस इज़ बैलेंस्ड. यहाँ पे आपको अगर हेबर्स प्रोसेस याद हो तो हम उसमें यहाँ बीच में अमोनिया का जो हेबर्स प्रोसेस है उसके अंदर हम कैटलिस्ट लिखते थे. ओके, जैसे Fe हो गया एक कैटलिस्ट, दैट इज आयन, तो उसे हेबर्स प्रोसेस में यूज़ किया जाता था. तो ये जो है ना, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी रख रहा है, इसलिए इसे कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है किसी न किसी रिएक्शंस में. सो ट्रांजिशन की ये काफ़ी खास बात है कि इनके अंदर काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है. लाइक वेनेडियम ऑक्साइड हो गया इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो H2SO4 बनाने में काम लगता है. देन आयन हो गया हेबर्स प्रोसेस में, निकल हो गया कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में. तो ये जो एलिमेंट्स है ना, इनको कैटलिस्ट के तौर पे अलग अलग रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है. अब कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट के जीवन का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना. ठीक है, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन. जो रिएक्शन हमें 2 घंटे में मिल रहा है वो कैटलिस्ट की मदद से हमें 1 घंटे से भी अंदर में मिलेगा. सो अब कैटलिस्ट जो है ये किस तरीके से काम करता है. सो कैटलिस्ट का जो सरफेस है, जैसे ये कोई कैटलिस्ट है एंड दिस इज सम कैटलिस्ट, ठीक है, और इसका ये सरफेस है. अब इसके सरफेस पे ना, जो मैंने कहा एडजॉर्प्शन थियोरी काम लगती है यहाँ पे. एडजॉर्प्शन, ठीक है, एडजॉर्प्शन थियोरी यहाँ काम लगती है कि इसके सरफेस पे, क्योंकि इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, आप मोस्टली देखोगे तो उन्हें पाउडर्ड फॉर्म में लिया जाता है. ओके, जिसकी वजह से उनका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है. तो सरफेस एरिया ज़्यादा है मतलब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आके एड्जॉर्ब हो सकते हैं. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स आके यहाँ पे एड्जॉर्ब हो सकते हैं. एंड ज़्यादा रिएक्टेंट्स अगर आ रहे हैं तो उनका कंसनट्रेशन भी बढ़ रहा है कैटलिस्ट के सरफेस पे. सो दिस हैज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट द कैटलिस्ट सरफेस. एंड कैटलिस्ट के सरफेस पे अगर ये सारे जुड़ रहे हैं, सारे रिएक्टेंट्स, कोई यहाँ पे कोई यहाँ पे, तो आपस में जो उनकी बॉन्डिंग है ना वो वीक होती है. मतलब उनके आपस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना वो लोअर होती है.
उनकी कम हो जा रही है एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये आपस में इस तरीके से मिल रहे हैं, सो ये तुरंत मिलते हैं इस एब्जॉर्प्शन वाले सरफेस पे एंड यहाँ पे रिएक्ट करके फटाफट प्रोडक्ट यील्ड कर देते हैं। सो बिकॉज दी ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इनके पास ये भी पावर होता है कि ये फटाफट ऑक्सीडेशन स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं। सो इन सारी चीज़ों की वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्टिव कैटलिस्ट के तौर पे काम लगते हैं। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसे Fe हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, वेनेडियम हो गया, ये सारे कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे रिएक्शंस में यूज़ किए जाते हैं एज कैटलिस्ट। सो क्या कर रहा है कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट का सरफेस एरिया ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आके एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ओके, ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं इनका आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड वीक हो जाता है, जिसकी वजह से ये सरफेस एरिया लार्ज है तो ज़्यादा रिएक्टेंट्स है वहाँ पे, सो आपस में रिएक्टेंट्स मिलके बॉन्ड अप करते हैं एंड बहुत तुरंत प्रोडक्ट देते हैं। सो कैटलिस्ट की वजह से क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, मतलब प्रोडक्ट हमें जल्दी मिल रहा है। ओके, एंड क्योंकि ये जो कैटलिस्ट के तौर पे हम जो एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं इनके पास भाई सुपर पावर है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग बता सकते हैं, इस चीज़ की वजह से भी ये जो एलिमेंट्स है ट्रांजिशन के ये ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ होते हैं एज कैटलिस्ट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। नाउ व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? तो अप टिल नाउ वी नो दैट मेटल इट हैज़ अ क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दिस, राइट? Metals they have a crystal lattice structure. Now इस crystal lattice structure में there are atoms of metal. तो यहाँ पे एटम होगा, यहाँ पे भी एटम होगा, इस तरीके से एटम्स होते हैं पूरे स्ट्रक्चर में प्रॉपरली। अब इन एटम्स के बीच में when there is some sort of empty space remaining, कुछ जो छोटा स्पेस रह जाता है वहाँ पे थोड़ा बहुत, उस empty space को हम क्या कहते हैं, we call it as void. Okay, that is VOID. So that void, that is nothing but empty space. ऐसी voids में जब कोई छोटे atoms like hydrogen, carbon, nitrogen, when such small atoms, when they get trapped inside these voids, मतलब अगर फंस जाते हैं ऐसे खाली जगहों पे, तब जो हमें कंपाउंड मिलता है उन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। सो लेट्स सी दैट इन दिस इमेज। जैसे यहाँ पे वी हैव दिस ग्रीन पोर्शन दैट इज मेटल एटम। ओके, नाउ इन एटम्स के बीच में देर इज सम सॉर्ट ऑफ स्पेस दैट इज रिमेनिंग। जैसे यहाँ पे देर इज सम स्पेस, ओवर हियर देर इज स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस है। इस तरीके से इन स्पेसिस के बीच में यहाँ पे भी स्पेस थी, बट यहाँ पे एक ब्लू एटम आ गया। सो ये जो वॉइड था वहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन जैसे जो स्मॉल एटम्स है, लाइक ओवर हियर ब्लू कलर से इंडिकेट किया है। सो ऐसे जो स्मॉल एटम्स हैं ये जब ट्रैप हो जाते हैं वहाँ पे या तो फंस जाते हैं ऐसी जगहों पे, तब जो हमें कंपाउंड मिलता है उन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्लियर? अब ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है दीज आर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक इन नेचर। कैसे नॉन स्टोइशियोमेट्रिक? लाइक एग्जांपल, अगर ये टाइटेनियम हाइड्राइड, दैट इज टाइटेनियम इज़ 1 एंड हाइड्रोजन इज़ 1.7, ऐसे कंपाउंड्स हमें यूजुअली देखने को नहीं मिलते। दीज आर स्पेशल नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। ओके, एग्जैक्ट फिगर्स में रेशियो नहीं रहेगा। सो दैट इज़ 1:1.7। सो दीज आर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक इन नेचर एंड ये जो कंपाउंड्स है दे आर नाइदर टिपिकली आयोनिक नॉर कोवलेंट। ना तो ये पूरी तरह आयोनिक होगे, ना ही पूरी तरह कोवलेंट होगे नेचर में। एंड क्योंकि इनका कंपोजिशन कुछ इस टाइप का है, दे हैव सच सॉर्ट ऑफ कंपोजिशन बाय नेचर, दीज कंपाउंड्स आर रिफर्ड एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। नेक्स्ट कम्स दी कैरेक्टरिस्टिक्स कि इन कंपाउंड्स का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो नॉर्मल प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट होगा, टेम्परेचर होगा, उसके कंपैरिजन में ये जो इंटरस्टिशियल वाला कंपाउंड बनेगा ना, दैट विल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। सेकेंड इज दे आर वेरी हार्ड। सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस। मतलब कुछ तो इतने हार्ड होते हैं लाइक बोराइड्स वाले जो डायमंड तक कंपैरिजन इनका पहुंचता है इन कंपैरिजन टू हार्डनेस। हार्डनेस के तौर पे हम जानते हैं कि डायमंड इज़ सो हार्ड, राइट? सो कुछ बोराइड्स वाले कंपाउंड ऐसे होते हैं जो उस हद तक हार्ड होते हैं। ओके, बाकी यूजुअली भी दे आर वेरी हार्ड इन नेचर। नेक्स्ट इज दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। कैसी होती है उनकी मेटेलिक कंडक्टिविटी, वापस उनको मिलती है, दे हैव गुड मेटेलिक कंडक्टिविटी। देन द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज दे आर केमिकली इनर्ट। इनर्ट मतलब दे आर नॉट रिएक्टिव, सो केमिकली वो रिएक्टिव नहीं होते। सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स, दे आर वेरी हार्ड। सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी एंड लास्टली दे आर केमिकली इनर्ट इन नेचर। Now comes the alloy formation.
ओके, एलॉय इज़ नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू, आप ऑलरेडी जानते हो एलॉय क्या होता है. इट्स एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, या तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसे हम एलॉय कहते हैं. सो एलॉय इज़ अ ब्लेंड ऑफ मेटल्स विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग दी कॉम्पोनेंट्स. नाउ ये जो अलॉयज होते हैं दे मे बी होमोजेनस सॉलिड सॉल्यूशंस इन विच atom of one metal are distributed randomly among the atoms of the other. अब ये होमोजेनस सॉलिड सोल्यूशन के नेचर के हो सकते हैं जहाँ पे एक मेटल का जो एटम है वो पूरा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, उस तरीके से. रैंडम मीन्स व्हाट, नॉट स्पेसिफिक कि यहाँ पे इतना पोर्शन ही रहेगा यहाँ पे इतना रहेगा, ऐसा नहीं. रैंडम मतलब कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, एंड दे आर फॉर्म्ड बाय एटम विथ मेटेलिक रेडियाई दैट आर विद इन about 15% of each other. Now this is quite interesting as suppose we have A, B and A, ठीक है, एंड हम एक एलॉय कंपोज कर रहे हैं इन तीनों को लेके. सपोज अब यहाँ पे B इज़ अराउंड हैविंग 100 मेटेलिक रेडियाई, तो A जो होगा A कुड बी या तो 85 और इट कुड बी 115. ओके, सो वो 15% की रेंज के अंदर ही रहना चाहिए. अगर B इज़ 100 तो A या तो 15 लेस दैट इज़ 85 या तो 15 मोर दैट इज़ 115, उतना हो सकता है. If it is not so, then it is not a good choice or not an appropriate choice for that particular alloy. Okay, so because of similar radii and other characteristics of transition metals, alloys are readily formed by these metals, and so because they are formed at hard and they have high melting point also. Now best known जो ferrous alloys है, that is chromium, vanadium, tungsten, molybdenum, manganese, इन सबको वैरायटी ऑफ स्टील्स के लिए और स्टेनलेस स्टील के लिए यूज़ किया जाता है, विच इज़ पार्ट ऑफ आर लाइफ, एवरीडे लाइफ. ओके, सो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट एलॉयज जो है ट्रांजिशन मेटल्स के विथ नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, जैसे ब्रास हो गया दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक, देन ब्रॉन्ज हो गया दैट इज़ कॉपर एंड टिन. सो ये सारे कुछ इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट एलॉयज हैं जो ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से. नाउ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सोअनाइंस ऑफ मेटल्स. अब जो ऑक्साइड्स है ये दीज आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर पे मेटल और ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं. ठीक है, एंड बेसिकली सारे मेटल्स जो है ना सारे आपको ऑक्साइड्स बनाते दिखेंगे एक्सेप्ट स्कैंडियम. स्कैंडियम भी ऐसे एक ऑक्साइड बनाता है दैट इज़ Sc2O3, बट दिस इज़ वेरी रेयर. ठीक है, ये बहुत रेयर एक्सेप्शनल केस हो जाता है. बाकी इन जनरल अगर हम गिने तो ऑल मेटल्स दे फॉर्म ऑक्साइड्स एक्सेप्ट स्कैंडियम. अब इनमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जैसे इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे उनके अंदर आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होते जाता है. ठीक है, अब कैरेक्टर्स हम देखते हैं कि आयोनिक कैरेक्टर या तो कोवलेंट कैरेक्टर, दो में से कोई एक कैरेक्टर जनरली दिखता है हमें. अब अगर आयोनिक कैरेक्टर इज़ डिक्रीजिंग मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो कोवलेंट कैरेक्टर का दिखेगा, राइट. तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते जाता है मेटल का वैसे उसके अंदर जो आयनिक कैरेक्टर है वो कम होता रहता है एंड कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता होता है. ओके, तो जैसे एग्जांपल अगर हम ले मैंगनीज का दैट इज़ Mn2O7 दैट इज़ कोवलेंट इन नेचर, ग्रीन ऑयल. कैसा नेचर होता है इसका, कोवलेंट नेचर होता है. एंड ओवर यर मैंगनीज कौन से स्टेट में है, मैंगनीज यहाँ पे +7 स्टेट पे है. ठीक है, मैंगनीज का +7 स्टेट है. अगर आप इससे कैलकुलेट करोगे ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज़ Mn +7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऊपर कोई चार्ज नहीं है. सो इसे जब कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट -14 ईयर जो आगे जाके हो जाएगा 14/2, सो यू गेट 7. ठीक है, तो मैंगनीज यहाँ पे +7 स्टेट में है. अब इतना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी वजह से इनके अंदर जो आयनिक कैरेक्टर है वो कम है एंड इट इज़ कोवलेंट इन नेचर. अब ऑक्साइड्स की बात करें तो मेटलिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं ये दोनों अलग अलग नेचर दिखाते हैं. जैसे नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं ना ये होते हैं एसिडिक इन नेचर, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ले लो नॉन मेटल का ऑक्साइड, देन SO2 हो गया नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये सारे कैसे हैं, एसिडिक है नेचर में. एंड वहीं पे हम मेटल के ऑक्साइड्स की बात करें तो दे शो बेसिक नेचर. बट यहाँ पे भी अगर मेटल का काफ़ी ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो इट टर्न्स एसिडिक इन नेचर. जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है Mn2O7. ओके, ये जो Mn2O7 है ये क्या देता है विथ वाटर, इट गिव्स HMnO4. ओके, एंड ये जो HMnO4 मिल रहा है ये कैसा होता है, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सो एसिड. ठीक है,
अब कोई ऑक्साइड है जो पानी के साथ रिएक्ट करने पे एसिड दे रहा है, मतलब वो कैसा होगा, दैट इज़ एसिडिक इन नेचर। एंड वहीं पे अगर CrO3 की बात करें तो ये भी हमें दे रहा है H2CrO4 H2Cr2O7, तो CrO3 क्या हो गया, इट इज़ ऑल्सो एसिडिक ऑक्साइड। देन V2O5 यहाँ पे दिस इज़ यूजुअली एम्फोटेरिक इन नेचर, बट इसे भी हम एसिडिक ही गिनते हैं। सो ये भी जब रिएक्ट करता है तो इट गिव्स VO4 3- एज वेल एज VO2+। सो जो मेटल के ऑक्साइड्स है, अगर इनका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हाई है, जैसे यहाँ पे मैंगनीज वॉज +7 जो हमने कैलकुलेट किया, क्रोमियम इज़ गोइंग टू बी +6, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे विल गेट +6। देन V2O5 ये जो है यहाँ पे आपको मिलेगा +5 का स्टेट। सो ऐसे जब ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हाई है तब हम देखते हैं कि इनका जो नेचर होता है दैट टर्न्स आउट टू बी एसिडिक एंड कोवलेंट। सो मेटल ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर इफ़ हाई, मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है अगर वो ज़्यादा हाई हो जाता है तो दे आर कोवलेंट एंड एसिडिक इन नेचर।